कल्पना कीजिए कि आप पिछले 6 महीनों से स्पेस की जीरो ग्रेविटी में रह रहे हैं, धरती से करीब 250 मील ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। आपने दुनिया को उस नजरिए से देखा है जिसे बहुत कम लोग ही देख पाते हैं। आपने वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस किया और एज एन एस्ट्रोनॉट आपने कई ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स को भी कंडक्ट किया। और अब आपके घर वापस आने का समय है। आप उस खतरनाक अंतरिक्ष में तैरती एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह को छोड़कर धरती पर वापस कैसे आओगे? अंतरिक्ष से दोबारा धरती पर वापस आना किसी भी स्पेस मिशन का सबसे जटिल और खतरनाक भाग होता है। ये इतना आसान नहीं होता कि स्पेसक्राफ्ट लहराते हुए बड़े आराम से धरती पर उतर जाएं, जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होते, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइज प्लानिंग, फिजिक्स और बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस कैसे आते हैं। हम हर स्टेज और हर प्रोसेस को देखेंगे, स्पेस स्टेशन पर अनडॉकिंग से लेकर अर्थ पर टच डाउन तक। तो तैयार हो जाइए री एंट्री के लिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही थ्रिलिंग होने वाली है। लाइफ ऑन ISS, व्हाई वी नीड टू कम होम। इससे पहले कि हम धरती की अपनी वापसी यात्रा को शुरू करें, आइए जानते हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आना ही क्यों पड़ता है। स्पेस स्टेशन पर भी जिंदगी काफी मजेदार है, आप कह सकते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, लेकिन वहाँ की लाइफ डिमांडिंग है। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। ISS पर हमें उतनी ग्रेविटी महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे शरीर को मजबूत हड्डियों और मसल्स की नीड भी नहीं रहती। इसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी मसल मास और बोन डेंसिटी को लूज करने लग जाती है। इवन 2 घंटों की एक्सरसाइज के बाद भी बॉडी में अनवांटेड चेंजेस देखने को मिलने लग जाते हैं। फिजिकल हेल्थ के अलावा अपनों से दूर रहने की वजह से मानसिक बदलाव भी आने लग जाते हैं। हम ज्यादा समय तक अपनों से दूर आइसोलेशन में नहीं रह सकते। ये एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। ISS का अकेलापन, भीड़ भाड़ और दिमाग को थका देने वाला काम एस्ट्रोनॉट्स को तोड़ कर रख देता है। उन्हें वाकई में रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो हेल्दी रहें और आगे भी काम करते रहें। फिजिकल और मेंटल डिमांड्स के अलावा भी ISS के सिस्टम जैसे कि एयर फिल्ट्रेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और बाकी इक्विपमेंट्स का ऑपरेशन टाइम भी लिमिटेड ही होता है। भले ही ISS का पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी लगातार मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के लिए रीसप्लाई मिशंस भेजने ही पड़ते हैं। कुछ महीनों बाद ISS पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स और इंसान दोनों को ब्रेक की जरूरत पड़ती है। एस्ट्रोनॉट्स धरती पर रिहेबिलिटेशन, रिकवरी और उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो डेटा इकट्ठा किया है उसे शेयर करने के लिए नीचे आते हैं। और जब भी घर वापस आने की प्रोसेस शुरू होती है, एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम दोनों ही तैयारियों में लग जाते हैं। प्रिपेयरिंग टू लीव ISS। धरती पर वापस आने की यात्रा एस्ट्रोनॉट्स के वापस कैप्सूल में आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। ISS को छोड़ने की तैयारियों में हफ्तों की मेहनत लगती है। ह्यूस्टन या फिर मॉस्को में स्थित मिशन कंट्रोल एस्ट्रोनॉट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि स्पेसक्राफ्ट को ISS से अलग करके वापसी की यात्रा शुरू की जा सके। अभी के समय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आने के लिए एस्ट्रोनॉट्स या तो सोयूज कैप्सूल का यूज करते हैं, जो करीब 1960 से इस्तेमाल किया जा रहा है, और या फिर स्पेसएक्स के नए नवेले क्रू ड्रैगन का इस्तेमाल किया जाता है। डिपार्चर वाले दिन अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के अंदर अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। स्पेसक्राफ्ट चाहे कोई भी हो, सोयूज या फिर क्रू ड्रैगन, ये सूट दुर्घटनावश होने वाले कैबिन डीप्रेशराइजेशन से बचने के लिए है, या फिर लौटते हुए किसी इमरजेंसी सिचुएशन में स्पेस सूट भी काम आ सकता है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर सब कुछ डबल चेक किया जाता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लेकर नेविगेशन कंट्रोल्स तक सब कुछ चेक किया जाता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स लगातार मिशन कंट्रोल से संपर्क में बने रहते हैं और हर एक चीज को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। जब सभी सिस्टम्स को चेक करने के बाद हरी झंडी दे दी जाती है तो स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग की प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है। असल में अनडॉकिंग बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में स्पेसक्राफ्ट खुद को स्प्रिंग्स और थ्रस्टर्स की सहायता से
स्पेस स्टेशन से खुद को दूर ढकेलता है। वो कुछ इंच प्रति सेकंड की स्पीड से ISS से दूर जाता है। इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ऑटोनोमस होता है। उस पर लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स इस पूरी प्रोसेस को संभालते हैं और ISS से अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट को री एंट्री के लिए तैयार कर दिया जाता है। द डीऑर्बिट बर्न। एक बार जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से सेफली दूर पहुंच जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ा कदम होता है डीऑर्बिट बर्न परफॉर्म करना। ये मैन्यूवर क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इसी से पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट की री एंट्री कैसी होगी और फाइनली वो कहां पर लैंड करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी स्पेस में धरती को 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है और इस स्पीड पर तो कैप्सूल हमेशा के लिए धरती के ऑर्बिट में ही फंसा रहेगा जब तक कि इसकी स्पीड को कम न किया जाए। और यहीं पर डीऑर्बिट बर्न को काम में लिया जाता है। इस मैन्यूवर के दौरान स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड इंजन्स को कुछ मिनट के लिए फायर किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इतना कम किया जा सके कि उसका ऑर्बिट चेंज हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस दो धारी तलवार की तरह है। डीऑर्बिट बर्न एकदम परफेक्ट टाइम के लिए होना चाहिए। अगर स्पेसक्राफ्ट जरूरत से कम धीमा हुआ तो वो ऑर्बिट में ही फंसकर रह जाएगा और हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी उसमें पैनिक हो रहे होंगे। अगर डीऑर्बिट बर्न ज्यादा हो जाता है तो स्पेसक्राफ्ट ज्यादा धीमा हो जाएगा तो स्पेसक्राफ्ट एकदम सीधा नीचे आने लगेगा, जिससे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलकर ही राख हो जाएगा। ये डीऑर्बिट बर्न नॉर्मली 4 से 5 मिनट तक का होता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट धीमा होकर अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर तक आ जाता है। इसके बाद इंजन फायर को बंद कर दिया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाए। एस्ट्रोनॉट्स जो इस कैप्सूल में बैठकर घर आ रहे हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा स्पीड, करीब 10,000 मील प्रति घंटे की गति से ट्रेवल कर रहे होते हैं। डीऑर्बिट बर्न के दौरान उन्हें एहसास होता है कि ग्रेविटी वापस आ गई है, लेकिन री एंट्री के दौरान वो फ्री फॉल में होते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर से आते हुए वो बहुत ही ज्यादा हीट और प्रेशर को झेल रहे होते हैं। री एंट्री को अक्सर इस पूरी प्रोसेस का सबसे खतरनाक पार्ट बताया जाता है। इसे प्रिसाइजली अचीव करने के लिए फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इंसानी बहादुरी का एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। एक बार जब स्पेसक्राफ्ट नीचे आने लग जाता है तो कैप्सूल और क्रू दोनों ही एटमॉस्फेयर की ताकत का सामना करते हैं। इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा होता है और वो नीचे जाने के लिए धरती के वातावरण की मोटी लेयर्स में गोते लगा देता है। स्पेसक्राफ्ट और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच फ्रिक्शन से एनॉर्मस हीट जनरेट होती है, तकरीबन 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये गर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर स्पेसक्राफ्ट पर हीट शील्ड न लगी हो तो स्पेसक्राफ्ट किसी मोमबत्ती की तरह पिघल जाए। लेकिन यहाँ पर हीट इकलौता चैलेंज नहीं है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अपर एटमॉस्फेयर से होता हुआ नीचे आना शुरू करता है, उस समय एस्ट्रोनॉट्स को मैसिव जी फोर्स का सामना करना पड़ता है और कभी कभी ये हमारी नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी से 5 गुना तक ज्यादा होती है। इमेजिन करके देखिए कि अगर अचानक ही आपकी बॉडी 5 गुना ज्यादा भारी हो जाए और आप एटमॉस्फेयर से गिरते हुए आग की लपटों के बीच घिरे हुए हों। स्पेसक्राफ्ट और एटमॉस्फेयर में होने वाले फ्रिक्शन की वजह से एक और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो है प्लाज्मा ब्लैकआउट। जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ धरती की ओर आता है तो कैप्सूल के अराउंड सुपर हीटेड प्लाज्मा की लेयर्स बन जाती हैं जो कि रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती हैं। इस दहशत भरे आखिरी समय में एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल का संपर्क टूट जाता है और इस पीरियड के दौरान दोनों ही साइड्स को स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड सिस्टम पर भरोसा करना पड़ता है। इसके लिए री एंट्री से पहले ही बड़े ही केयरफुल तरीके से प्लानिंग कर ली जाती है। री एंट्री करते हुए एक और सबसे क्रिटिकल चीज एंगल ऑफ री एंट्री होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट सीधा धरती की सतह की ओर वातावरण में घुसने की कोशिश करता है तो वो फ्रिक्शन से ही जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन एंगल अगर बहुत कम हुआ तो उसे एटमॉस्फेयर किसी सॉलिड सरफेस की तरह एक्ट करके दोबारा स्पेस में ही उछाल देगा, जैसे कि अक्सर पत्थर पानी में फेंकने पर उछल जाते हैं। इसीलिए इस दौरान भी पूरे स्पेसक्राफ्ट को ऑटो पायलट पर ही नेविगेट करना पड़ता है ताकि एक सही एंगल ऑफ री एंट्री को अचीव किया जा सके। जैसे जैसे स्पेस कैप्सूल एटमॉस्फेयर से होते हुए नीचे आता है, एटमॉस्फेयर के ड्रैग की वजह से
इसकी स्पीड कम होने लग जाती है। जब ये एटमॉस्फेयर के नीचे की लेयर्स तक पहुंचता है तब इसकी स्पीड तो और भी ज्यादा कम हो जाती है, लेकिन वो स्पीड इतनी भी कम नहीं होती कि कैप्सूल को सीधा धरती से टकराने दिया जाए, और यहाँ पर पैराशूट्स हमारे काम आते हैं। पैराशूट डिप्लॉयमेंट एंड फाइनल डिसेंट। री एंट्री की इंटेंस हीट और जी फोर्स को सरवाइव करने के बाद स्पेसक्राफ्ट एक क्रिटिकल फेज में एंटर करता है, पैराशूट डिप्लॉयमेंट। धरती से करीब 1800 फीट ऊपर पैराशूट में लगे हुए सेंसर्स पहले पैराशूट को डिप्लॉय कर देते हैं। ये पहला पैराशूट छोटा होता है और इसका मेन काम स्पेसक्राफ्ट को धीमा करके उसके डिसेंट को स्टेबलाइज करना होता है। जब ये अपना काम कर देता है तो स्पेसक्राफ्ट के मेन और बड़े पैराशूट को डिप्लॉय कर दिया जाता है, जो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बहुत ही कम कर देते हैं, करीब 15 से 20 मील प्रति घंटा। एस्ट्रोनॉट्स को अगर देखा जाए तो उनके लिए जर्नी का ये फेज काफी शांत रहता है। उन्हें पैराशूट डिप्लॉयमेंट और स्पेस कैप्सूल के धीरे धीरे नीचे आने का एहसास होता है। हालांकि डिसेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ तक की जर्नी हर एक स्पेस कैप्सूल की एक जैसी ही होती है, लेकिन इसके बाद रास्ते बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सोयूज कैप्सूल में हैं, तो टच डाउन से पहले रेट्रो रॉकेट्स को फायर किया जाता है ताकि स्पेस कैप्सूल की इम्पैक्ट स्पीड को और भी कम किया जा सके। स्पेसक्राफ्ट के ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले ये छोटे छोटे रॉकेट्स एक आखिरी थ्रस्ट से रॉकेट को इतना स्लो डाउन कर देते हैं ताकि स्पेस कैप्सूल सुरक्षित रूप से लैंड कर जाए। अगर ये थ्रस्टर्स ना होते तो टच डाउन कहीं ज्यादा भयंकर होता। टच डाउन से पहले कैप्सूल की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा इंजरीज वगैरह नहीं होती। वहीं अगर आप क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लैंड करने वाले हैं तो ये स्पेसक्राफ्ट समुद्र में धीरे से स्प्लैश डाउन करता है। जैसे ये समुद्र में गिरता है, वहाँ पर रिकवरी टीम्स पहले से ही मौजूद होती हैं। वो पहले मेडिकल चेकअप्स करती हैं और फिर एस्ट्रोनॉट्स को आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। लैंडिंग एंड रिकवरी। फाइनली जब स्पेसक्राफ्ट लैंड हो चुका है, या तो सॉलिड ग्राउंड पर और या फिर समुद्र के पानी में, महीनों स्पेस में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अब ऑफिशियली धरती पर आ चुके हैं। लेकिन लैंडिंग तो बस रिकवरी मिशन की शुरुआत भर है। सोयूज लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स कजाकिस्तान के रिमोट एरियाज में टच डाउन करते हैं। लैंडिंग साइट पर तुरंत ही हेलीकॉप्टर्स रवाना कर दिए जाते हैं। रिकवरी टीम्स हैच को ओपन करने और एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल से बाहर निकालने में देरी नहीं लगाती। महीनों जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का शरीर कमजोर हो चुका है। शरीर को जीरो ग्रेविटी की आदत हो चुकी है, लेकिन अचानक से धरती पर वापस आकर ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करना, उनके शरीर के लिए इस नए माहौल में ढलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स का अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए रिकवरी टीम्स उन्हें चलने फिरने में हेल्प करती हैं। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के केस में कैप्सूल समुद्र के पानी में आकर गिरता है, जहां रिकवरी टीम्स पहले से ही शिप में इंतजार कर रही होती हैं। बोट्स को स्पेस कैप्सूल को रिट्रीव करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद केयरफुली एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस कैप्सूल से निकालकर रिकवरी वेसल पर लाया जाता है और इसके बाद सोयूज लैंडिंग की तरह ही मेडिकल टीम्स इनकी जांच करती हैं और इन्हें अर्थ के एनवायरनमेंट में ढालने के लिए कई प्रोसीजर्स किए जाते हैं। दोनों ही केसेस में एस्ट्रोनॉट्स को कई मेडिकल एवेल्यूशन से होकर गुजरना पड़ता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी सेहत सही है या नहीं। स्पेस में रहने की वजह से उनके शरीर में जो भी बदलाव हुए, उनसे रिकवर करने में उन्हें हफ्तों या फिर महीनों भी लग जाते हैं। उनकी मसल्स और बोन्स दोबारा मजबूत होने लगते हैं। उन्हें अक्सर चलने फिरने में दिक्कत आती है, लेकिन समय के साथ सब नॉर्मल होने लग जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए धरती पर वापस आना खट्टा मीठा सा अनुभव होता है। उन्होंने एक सफल मिशन पूरा किया। वो अपने घर वापस अपने परिवार के पास आ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ आए हैं जो उन्होंने अंतरिक्ष में रहकर अनुभव किया था। Really, the feeling is just adrenaline. I mean, it's just like you have survived this incredibly crazy 15 minutes of fire and parachute, and you're flipping around and smashing into the ground at a high rate of speed, and you're alive. And I wanted to talk to my wife and my parents, and I just wanted to celebrate life. तो दोस्तों, ये था सफर एक एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में तैरते स्पेस स्टेशन से लेकर पृथ्वी पर वापस आने तक का। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
जिसमें प्रिसीजन, साइंस और टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ISS से अनडॉकिंग से लेकर डीऑर्बिट बर्न, री एंट्री को सरवाइव करना और फाइनली धरती पर टच डाउन करना, हर एक स्टेप इंसानी बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा का प्रतीक है। दोस्तों, आपको ये यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।